नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन में भवन निर्माण व्यवस्था, सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था एवं विशाल स्नान कुंडों का है वो अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि सिंधुवासी नगरी सभ्यता के ज्ञाता थे। वहाँ से प्राप्त नगर सुव्यवस्थित पाए गए हैं। सुव्यवस्थित नगरों की विशेषता होती है जिसमें सभी बसावट को वैज्ञानिक तरीके से सुविधाओं युक्त बसाना, ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। बस्तियां दो भागों में मिली थी, एक ऊपरी बस्ती, दूसरी निचली बस्ती। ऊपरी बस्ती को गढ़ी या दुर्ग कहा गया। निचली बस्ती नगर के नाम से जानी थी। प्रत्येक नगर में बड़े बड़े राजमार्ग जो आपस में समकोण पर काटते हुए प्राप्त हुए हैं, और उन बड़ी बड़ी सड़कों व राजमार्गों से छोटी छोटी गलियां जुड़ी हुई थी, और प्रत्येक गली किसी न किसी राजमार्ग से जुड़ी होती थी। पूरे शहर में व्यक्ति कहीं से भी आ जा सकते थे। सड़कों की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था। इस तरह के चीज़ों का कल हमने अध्ययन है वो किया है। आज हम इस हड़प्पा सभ्यता के सुनियोजन के बारे में पढ़ते हैं, भवन निर्माण कला। तो देखिए, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के विभिन्न क्षेत्रों से जहाँ जहाँ से खुदाई की, चाहे कालीबंगा हो, लोथल हो, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, जितने भी क्षेत्र थे उनसे खुदाई के दौरान इन्हें भवनों की जानकारी प्राप्त हुई थी। मकान अर्थात हड़प्पावासी या सिंधुवासी भवन निर्माण कला से परिचित थे। उनकी भवन निर्माण में रुचि थी। उन्होंने भवनों को सुव्यवस्थित तरीके से बनाया था। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई से उस समय की भवन निर्माण कला की सुव्यवस्थित जानकारी मिलती है। इन नगरों के मकानों की एक विशेषता यह थी कि उनके दरवाजे और खिड़कियां मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे। बड़े बड़े रोड होते थे, उनकी ओर नहीं खुलते थे, अपितु गलियों और साइड सड़कों, यानी छोटी छोटी जो गलियां होती थी, साइड सड़कें होती थी, उनमें है वो खुलते थे, ताकि बड़े राजमार्ग जो होते थे उन पर किसी तरह से यातायात बाधित न हो। छोटी छोटी गलियां प्रत्येक मकान से जुड़ी हुई होती थी, और प्रत्येक मकान की गलियां एक बड़े राजमार्ग तक जुड़ती थी, जिससे पूरे शहर में आना जाना सुलभ होता था। और मकान प्रायः इस तरह बनाए जाते थे कि उस मकान में बाहर जाने के लिए उसके आगे एक गली अवश्य होती थी। फिर देखिए, खुदाई में सभी प्रकार के भवनों के ध्वंस अवशेष मिले हैं, भग्नावशेष मिले हैं। यहाँ पर छोटे मकान थे, बड़े मकान थे,
मकानों में अलग अलग कमरे बने हुए थे। ऐसी तमाम जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। सबसे छोटे मकान का आकार 30 फीट लंबा और 27 फीट चौड़ा था और उसमें लगभग 4 से 5 कमरे होते थे। और जो बड़े मकान होते थे, बड़े मकान, उनका आकार छोटे मकानों के लगभग दुगुना होता था और उनमें कमरों की संख्या भी उनसे दुगुनी होती थी। हड़प्पा की अपेक्षा मोहनजोदड़ो के मकान अधिक बड़े थे और उनके ध्वंसावशेष भी अधिक सुरक्षित थे। यानी हड़प्पा के बजाय मोहनजोदड़ो स्थान से जो खुदाई में भवनों की जानकारी मिली है, तो मोहनजोदड़ो के भवन हैं वो काफ़ी बड़े देखने को मिले हैं। इसका एक कारण ये भी रहा है कि हड़प्पा के आसपास के गांवों के लोग उसके खंडरों से ईंटें निकाल कर ले जाते रहे और जब लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बनाने के लिए हड़प्पा के ध्वंस अवशेषों से ईंटें निकाली गई, तो यहाँ से भग्नावशेषों को भारी क्षति पहुँची थी। अर्थात जिस समय हड़प्पा सभ्यता का किसी को ज्ञान नहीं था, उस समय में चाहे कराची से लाहौर के बीच में रेल लाइन बिछाने के लिए ईंटें ले गए थे, या आसपास के लोग भी चोरी करके यहाँ से ईंटों को ले गए। संभवतः इसी कारण से हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की तरह इतने सुव्यवस्थित जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय में किसी को इसका ज्ञान नहीं था और यहाँ से प्राप्त जो ईंटें थी, उन ईंटों को रेलवे लाइन के निर्माण में आदि में प्रयोग लिया जा रहा था। यहाँ विचारने योग्य बात यह है कि जिस समय मिस्र निवासी पक्की ईंटों से अनभिज्ञ थी, अपन मानते हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता, तो मिस्रवासी थे, मिस्र के निवासी थे, वे जिस समय ईंटों से अनभिज्ञ थे, उन्हें ईंटों का ज्ञान ही नहीं था। और मेसोपोटामिया में यह प्रयोग अल्पतय मात्रा में होता था। उसी समय सिंधु निवासी कच्ची और पक्की दोनों ईंटों में निपुण थे, उनका व्यापक प्रयोग करते थे। कच्ची ईंटों को धूप में रखकर सुखाया जाता और पक्की ईंटें बनाने के लिए इन्हें भट्टों में गर्म करते थे, पकाते थे, क्योंकि सभी प्रकार के माप के ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अर्थात जिस समय मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग थे, उनको भी ईंटों की इतनी जानकारी नहीं थी जितनी जानकारी है वो उस समय में हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। हड़प्पा सभ्यता की ये बहुत बड़ी विशेषता मान सकते हैं कि मिस्र से भी पहले उन्हें ईंटें बनाने का ज्ञान था। जैसे सबसे पहले ईंटें मिट्टी से बनाते होंगे, फिर उनको सुखाते होंगे, सुखाने के बाद उनको पक्की बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भट्टों के अंदर गर्मी में अग्नि में तपाते होंगे ताकि वह ईंटें मजबूत हो जाए। वर्तमान में भी ईंटें इसी तरह से ही बनती हैं। अधिकांश पक्की ईंटों का माप जो अपन देखें तो आयताकार या घनाकार देखने को मिलता है। ईंटों को पकाने के लिए उस समय भी शायद भट्टे में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि शहर के बाहर ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं जहाँ पर भट्टों में ईंटें पकाई जाती होगी। कहीं कहीं पर ठीक सड़क के ऊपर ही कुम्हारों के भट्टे मिले हैं, परंतु ये शहर के ध्वंसावशेषों की ऊपरी सतह पर मिले, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि नगर के पतन के दिनों में नगर व्यवस्था चरमरा गई थी और लोग अतिक्रमण करने लगे थे। मतलब कई ऐसी ईंटें मिली हैं
भट्टों के अवशेष मिले हैं जो सड़क के पास ही थे। संभवतः कुम्हार वहाँ पर ईंटें हैं वो निर्मित करते होंगे। दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा काम में लिया जाता था। उस समय सीमेंट का चूने का प्रचलन नहीं था। इस कारण से इन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए गारे का अर्थात मिट्टी का प्रयोग है वो करते थे। फिर अगर अपन देखें तो धार्मिक या अपन मान सकते हैं कि धनाढ़ वर्ग के जो लोग थे वे विशेष तौर से मिट्टी के गारे में चूना भी लगाते थे। लेकिन अधिकतर मकान जो होते थे उनमें गारे का ही प्रयोग होता था। मकानों का निर्माण नींव डाल का होता था। आज भी हम मकान बनाते हैं तो उसमें नींव डालते हैं, तो पहले भी उसमें है वो नींव डालने का रिवाज है वो प्रचलित था। उस समय 2 मंजिल मकान भी निर्मित होते थे। पहली मंजिल की दीवारें भी अधिक चौड़ी बनाई जाती थी, जैसा कि पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके के अनुसार दीवारों पर प्लास्टर भी किया जाता था और निचली मंजिल के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लकड़ी और पत्थर की सीढ़ियाँ भी बनाई होती थी। ये सीढ़ियाँ बहुत ऊंची व तंग होती थी। अधिकांश मकानों के दरवाजे 3 या 4 फीट चौड़े होते थे। कमरों में दीवारों के साथ अलमारियां बनाने की प्रथा भी है वो प्रचलित थी। अर्थात उस समय में जो मकान होते थे वो 1 से 2 मंजिल होते थे। मकान की दीवार चौड़ी बनाई जाती थी और उसके ऊपर ढकने के लिए जो घास फूस लकड़ी आदि का प्रयोग करते थे। मकान की ऊपरी मंजिल पर छत पर जाने के लिए लकड़ी की या पत्थर की छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी संकरित सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी, जिससे वे मकान के ऊपर है वो जा सके। मकानों के दरवाजे 3 या 4 फीट चौड़े होते थे वर्तमान की तरह, और कमरों की दीवारें भी दीवारों के साथ साथ अलमारियां बनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। जैसे आज भी अपन देखते हैं कि कमरे के अंदर जो अलमारी टाइप बनाते हैं, तो उस समय में भी ऐसी अलमारियां बनाने की प्रथा है वो प्रचलित थी। मकानों की योजना में कक्ष युक्त खुली सहन का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें ईंटें बिछी होती थी और घर के दरवाजे एवं खिड़कियाँ इसमें खुली रहती थी। सहन का मतलब होता है आंगन, ध्यान रखना। तो देखो मकान इतने सुव्यवस्थित होते थे कि मकान के बीच में आंगन या चौक होता था। सभी कमरे उससे जुड़े होते थे और आंगन के कोने में रसोई घर होता था और रसोई घर को इस तरह बनाया जाता था कि रसोई के बाद में जो साफ़ सफाई करने के बाद या खाना बनाने के बाद जो भी गंदा पानी है वह रसोई से सीधा छोटी नाली निकासी के माध्यम से वह सीधा मकान के बाहर बनी हुई नाली में जा सके, ताकि साफ़ सफाई है वो अच्छी तरह से रह सके। इसके अलावा वहाँ से खुदाई के दौरान प्रत्येक घर के आगे कुओं के अवशेष मिले। प्रत्येक घर के आगे हैं वो कुएँ थे और प्रत्येक घर के आगे कुएँ होने के कारण ऐसा मानते हैं कि शायद वे उसका प्रयोग अपने लिए करते होंगे। मोहनजोदड़ो से अकेले 700 से ऊपर कुएँ मिले हैं और कुएँ मकान के आगे सड़क के पास होते थे। संभवतः राहगीर भी उन कुओं से पानी पीने का उपयोग है वो कर सकते थे। फिर अपन देखिए स्नानागारों के फर्श में पक्की ईंटों की इस प्रकार जोड़ाई की जाती थी कि फर्श के भीतर पानी का प्रवेश न हो सके। यानी इसके अलावा जो हमें मोहनजोदड़ो आदि से जो स्नानागार मिले हैं, उन स्नानागारों में भी इस प्रकार से ईंटों को जोड़ा जाता था कि जो पानी है वो फर्श के अंदर प्रवेश न कर सके। साथ ही उसे कोने की ओर ढलुआ बनाया जाता था ताकि पानी स्नानागार से सीधा नाली में है वो
जा सके। इसके अलावा मकान की छतें सपाट और लकड़ी की बनी होती थी। दीवारों में छेद बनाकर उनमें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं टांगने के लिए उसमें ऐसी व्यवस्था की जाती थी। और इसके अलावा जो मकान की जो मतलब मकान के ऊपर उसे सुव्यवस्थित तरीके से ढकने के लिए लकड़ी घास फूस का प्रयोग करते थे और उसके ऊपर मिट्टी गोबर की एक फर्श भी बनाने का रिवाज प्रचलित था। इस तरह हम समझ सकते हैं कि सिंधुवासी या हड़प्पावासी एक सुव्यवस्थित भवन निर्माण की कला से परिचित थे। इसके अलावा हमें हड़प्पा से खुदाई के दौरान बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो मतलब ऐसा मानते हैं कि उस समय में अनाज को इकट्ठा करने के लिए, अनाज को व्यवस्थित रखने के लिए उनका उपयोग है वो किया जाता होगा। ये जो भंडारण कक्ष मिले हैं जो 169 फीट लंबे और 135 फीट चौड़े हैं और इस नाप की 2 इमारतें और इनके बीच 23 फीट चौड़ी खुली जमीन है। प्रत्येक इमारत में 6 बड़े कक्ष हैं जिनके बीच में 5 गैलरियां हैं और प्रत्येक कक्ष 4 भागों में बंटा है। इन कोष्ठागारों का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर था। संभवतः इन कोष्ठागारों में नदी मार्ग से अन्न या अन्य सामग्री आती थी। शायद ये राजकीय कोष्ठागार हैं वो रहे होंगे, अर्थात राष्ट्रीय अन्नागार रहे होंगे जिनमें अनाज है वो रखा जाता होगा। तो इस तरह यहाँ से हमें ऐसे कई विशाल व सूक्ष्म भवनों की जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। अब हम देखते हैं जल निकासी व्यवस्था। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक मकान के आगे गली में मकान के ठीक पास में एक नाली बनी होती थी। नाली इस तरह से बनी होती थी कि उसमें घर का सारा गंदा पानी है वो जा सके। छोटी छोटी नालियाँ बड़ी बड़ी सीवरेज लाइन नालियों से जुड़ी होती थी। उस समय नालियों को ढकने का रिवाज प्रचलित था। जगह जगह पर नालियों के पास में कचरे के अवशेष मिले हैं। तो पुरातत्वविदों ने माना कि उस समय में समय समय पर नालियों को साफ किया जाता होगा और साफ करने के लिए जगह जगह कुंडियाँ मिली हैं जिससे वहाँ पर उनकी सफाई का कार्य भी किया जाता होगा। तो इससे भी उस समय की जानकारी प्राप्त होती हैं। फिर हम बात करते हैं विशाल स्नान कुंड। तो मोहनजोदड़ो से कई विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, जैसे स्नान कुंड 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा। और इस स्नान कुंड की जो दीवारें हैं वे बड़ी ही सुदृढ़ बनाई हुई हैं, मजबूत बनाई हुई हैं और दीवार के दोनों ओर बड़ी सावधानी और कुशलतापूर्वक ईंटें भी लगाई हुई हैं और उनके बीच में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुंड की फर्श में खड़ी ईंटों का प्रयोग बेहतरीन ढंग से किया गया है ताकि उनमें दरार न पड़े और फर्श व दीवारों की जुड़ाई जो विशेष तौर से खड़िया मिट्टी से की गई है। नमी से बचाव के लिए बाहरी दीवार पर 1 इंच मोटा राल का प्लास्टर चढ़ा हुआ है और इस कुंड में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई। समय समय पर सफाई के लिए कुंड का गंदा पानी पास में ही नाली के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो बाहर निकल सके। कुंड के चारों ओर बरामदे भी मिले हैं जिसमें छोटे छोटे कमरे कक्ष भी मिले हैं। संभवतः इनके पास में एक कुआं भी मिला है, तो शायद इनका उपयोग वे स्नानागार में ही करते होंगे। उस कुएं से पानी लेते होंगे और वहाँ पर स्नान करने का रिवाज भी होता था और उसमें भी सामाजिक व धार्मिक उत्सवों के दौरान 1 से अधिक व्यक्ति मिलकर वहाँ पर है वो स्नान कर सकते थे। तो ऐसे स्नानागारों के बारे में पुरातत्वविद मानते हैं कि
धार्मिक व सामाजिक अवसरों पर इनका विशेष उपयोग किया जाता होगा। धन्यवाद।